इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक चल रहा है ना हमारा, उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। नंदनी अनम्यूट करो जरा। यस सर। ये शेल वाली प्रॉब्लम थी कल आपको, है ना? देखो, ये ना मेटेलिक शेल है, ये सारा मेटल है। सब बच्चे सुनो ध्यान से, ये सारा मेटल है, ठीक है? मेटल के अंदर ना हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ऐसा क्यों होता है? ये गॉस लॉ का चैप्टर जब अभी हम करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे गॉस लॉ की, हम इसको प्रूफ करेंगे कि इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेटल के अंदर ना जितना भी चार्ज हम उसको देते हैं, क्योंकि मेटल में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण जितना भी चार्ज हम उसको देते हैं, वो सारा चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके मैक्सिमम वो कहाँ तक जा सकता है? सरफेस तक। तो वो सरफेस तक चला जाता है, सारा चार्ज सरफेस पे रिजाइड करता है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। जो हम एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं वो यहाँ पर नहीं होता। तो उसके कारण अगर वहां पे चार्ज नहीं है तो इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑलवेज। अभी अगर आपके पास इस तरह से शेल गिवन है और लेट अस सपोज यहाँ पर आपने रखा प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे, तो उसके कारण क्या होना है? मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इस प्लस क्यू ने उस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करना है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होगा अंदर वाले सरफेस पे। और जितना नेगेटिव कितना होना है इंड्यूस? माइनस क्यू। प्लस क्यू सेंटर पे पड़ा है, माइनस क्यू यहाँ इंड्यूस होना है। जैसे लेट अस सपोज एक ब्लॉक है मेटल का, आपने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो इंडक्शन प्रोसेस होती है, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाता है और इस साइड पे प्लस क्यू आ जाता है, ठीक है? ये इंडक्शन प्रोसेस है। जैसे हमने सफियर वाली एग्जांपल की थी, सफियर के पास एक रोड लेके गए, पॉजिटिव रोड, उस पॉजिटिव रोड के लेके जाने से इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज बच जाता है हमारे पास, दिस इज इंडक्शन। तो वो सेम चीज यहाँ पर हो रही है। अभी यहाँ नेगेटिव आ गया तो यहाँ पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, नेगेटिव में चली जाएंगी, पॉजिटिव में निकलेंगी, नेगेटिव में चली जाएंगी। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है? और इसके बाद क्या होना? मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, वहां पर जीरो है। तो उसके बाद अभी जितना नेगेटिव इनर सरफेस पे आया, उतना पॉजिटिव आउटर सरफेस पर भी आएगा, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव। मेटल के अंदर से नेगेटिव एक साइड चला जाता है और दूसरे सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव आता है, ये प्लस क्यू होगा। जितना यहाँ सेंटर पे पड़ा था उतना ही ये प्लस क्यू होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ फिर पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और अभी ये कहीं पर टर्मिनेट नहीं करेंगी, क्योंकि बाहर कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो वो इन्फिनिटी में इस तरह सब चारों तरफ एक्सटेंड हो जाएंगी। तो ये एग्जांपल्स जो हैं ये मेटल वाली है। अनम्यूट कर लो, और किसी बच्चे को डाउट है अगर यहाँ पर, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में कहीं पर डाउट है तो बता दो मुझे, फिर एक और एग्जांपल करते हैं ऐसी। नहीं है सर। पक्का? और कोई बच्चा? सुगुन ठीक है, सैम्यूल, कोनार्क, यस सर। कार्तिक आया आज? अभी तक तो नहीं। कार्तिक कल भी नहीं आया, मैसेज आया था मैं आऊंगा सर। अच्छा ये देखो, ये एक मेटल का सफियर है, ठीक है? अब इस मेटल सफियर के बाहर यहाँ पे रख दिया हमने पॉजिटिव चार्ज। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न कैसा बनेगा? जैसे ही आपने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा, इस पॉजिटिव ने क्या करना है? इस मेटल के सफियर में से जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना है, क्योंकि ये मेटल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। जितना इस तरफ नेगेटिव आएगा, उतना जो ऑपोजिट साइड है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मेरे पास। अब थोड़ा सा यहाँ पर और चीज ध्यान देने वाली है, नेगेटिव की डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी, नेगेटिव यहाँ पर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा एज कम्पेयर टू इस पॉइंट पे पॉजिटिव थोड़ा दूर दूर होगा। वो क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इस पॉइंट के थोड़ा पास है, यहाँ ज्यादा फोर्स लगाएगा, और ये वाला पॉजिटिव इस पॉइंट से दूर है, यहाँ पे कम फोर्स लगाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा दूर दूर रहेगा पॉजिटिव, यहाँ पास पास रहेगा, लेकिन माइनस क्यों रहेगा? टोटल यहाँ पे प्लस क्यू रहेगा टोटल। ये इंडक्शन से आए हैं दोनों चार्जेस, ये ओरिजिनल चार्ज था, ये दोनों इंडक्शन से आए हैं। अब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है तो देखो कैसे बनेगी। देखो इस तरह से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ऐसे ना सरफेस पे जाके दे विल बी परपेंडिकुलर, ये तो है ही परपेंडिकुलर, यहाँ पर एक बन जाएगी ऐसे। तो पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में चली जाएंगी इस तरह से। ये भी क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, ये पैटर्न ऐसे बने हुए हैं और पूछा गया है कि बताओ इसमें से सही वाला पैटर्न कौन सा है। तो पॉजिटिव से तो सिंपली निकलनी है और परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो ऐसे बनेगी बाहर की तरफ। तो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए आती है। बता दो कोई डाउट है तो। नहीं है सर। एक और देखते हैं। देखिए अब मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड
फ्रिंजिंग इफेक्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आता है, आपके नोट्स में भी ये बना हुआ है, मैं अभी आपको नोट्स भेजने वाला हूँ इस चैप्टर के। इसको फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं। मान लेते हैं दो ये मेटल की प्लेट्स हैं हमारे पास, एक प्लेट पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एक साइड पे, और दूसरी प्लेट पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरफ, ठीक है। अभी ये जो कॉर्नर है, यहाँ कॉर्नर पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हम प्लेट को देखें, इमेजिन करें, तो वो कुछ इस तरह की होगी, अगर 3D में देखेंगे ना तो कुछ इस तरह की नजर आएगी ऐसे। तो यहाँ पर ये जो एज है, इस एज पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर ऊपर वाले सरफेस पे भी होगा, अगर सारी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक तो इसकी थिकनेस को निगलेक्ट कर देते हैं जब हमें ये बनाना होते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। दूसरा, ये जो कॉर्नर है, ये जो शार्प एज है, इस कॉर्नर के भी परपेंडिकुलर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वो कॉर्नर से जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से बनती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है यहाँ पे ऐसे, एक कॉर्नर से पॉजिटिव कॉर्नर से निकलती है, नेगेटिव कॉर्नर पे मिलती है। लेकिन इन बिटवीन द शीट्स, ये दोनों शीट्स के इन बिटवीन अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो दोनों सरफेसेस पे देखो ये परपेंडिकुलर है, और ये ऐसे बनेगी, ठीक है। तो लेकिन जब सरफेस पे, जब एज पे चले जाओगे तो एज पे जाके ये इस तरह से बेंड हो जाती है। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, दिस बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड फ्रिंजिंग इफेक्ट। अब एक और छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वो आता है कि लेट अस सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह की है, और आपने यहाँ पर एक प्रोटॉन रख दिया, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो क्या वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस पाथ को ट्रेस करेगा? बताओ, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या उस पाथ को ट्रेस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पाथ को, या नहीं करेगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मुझे क्या देती है? व्हाट इट गिव्स एट एवरी पॉइंट? टेंजेंट क्या देता है मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर आपने प्रोटॉन को इस पॉइंट पे रखा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, टेंजेंट ड्रॉ करके, तो ये प्रोटॉन इसके अलोंग नहीं भागेगा, ये प्रोटॉन इधर चला जाएगा, उस पॉइंट पे जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो उस तरफ चला जाएगा। हर पॉइंट पे डायरेक्शन वेरी कर रही है, यहाँ पे, यहाँ रखेंगे तो इधर चला जाएगा, यहाँ रखेंगे तो इधर चला जाएगा। तो उस लाइन को ये ट्रेस नहीं करता, सिर्फ एक कंडीशन में ट्रेस करता है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हो। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इक्वी डिस्टेंस लाइंस ड्रॉ करके। और अगर यहाँ पर आप प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन रखोगे, अगर प्रोटॉन रखोगे पॉजिटिव है तो वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर आप इलेक्ट्रॉन रखोगे इस रीजन में कहीं पर, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाएगा। तो अलोंग और ऑपोजिट वो आपको पता है, नेगेटिव पॉजिटिव के कारण, और स्ट्रेट लाइन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी वो सेम पाथ फॉलो करेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का होगा। ये छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो इसके बाद है, अगर मान ले ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न गिवन है, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न गिवन है, तो बच्चे यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन सेम है, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी दूर दूर बनी है, यहाँ पे थोड़ी पास पास बनी है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, दैट गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अदरवाइज आपको अभी एक चीज बताएं तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है जो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ करी है। ठीक है, वो हम अभी बात करेंगे जब कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर में फिर बात करेंगे। चलिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ जी, तो ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इट इज नोटेड बाय दिस सिंबल फाई। कभी कभी इसके पैर में ई भी डाल दिया जाता है, लेकिन हम इस पूरे चैप्टर में ई नहीं डालेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स भी है हमारे पास, वो यूनिट नंबर 3 में आएगा, उसके पैर में बी डाल देंगे फाई के पैर में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सिंपली फाई से डिनोट कर देते हैं हम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है विच इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बेसिकली इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ, प्रोपोर्शनल टू, ये वर्ड अभी हमने यूज करना है, it is proportional to
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through an area normally मतलब perpendicularly, very very important. Let us suppose हमारे पास यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमेशा किसी एरिया में से डिफाइन किया जाता है. तो वो एरिया हमने इमेजिन करना है. अलग अलग एरियाज अभी इमेजिन करेंगे और उन एरियाज में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे कि भाई कैसे निकालना है. ये सरफेस जो है, दिस इज एन एरिया. इस एरिया में से बताना है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई. और इस एरिया के दो डायरेक्शंस होती हैं बच्चे. आपको पता है कि एरिया एक वेक्टर है. एरिया इज ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन होती है. लेट अस सपोज आपके पास यहाँ पर एक एरिया है, तो इसकी दो डायरेक्शंस होंगी. डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एरिया होगा ए कैप 1, और अगर मैं ऊपर की तरफ एरो लगा दूं तो दिस इज ए कैप 2. तो एक अपवर्ड एरिया होगा, एक डाउनवर्ड होगा. तो इस एरिया की दो डायरेक्शंस होंगी, एक इस तरफ होगी और एक बाहर की तरफ होगी. तो सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं यहाँ पर कि लेट अस सपोज दिस इज ए एस वेक्टर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया जिसके थ्रू आई वांट टू फाइंड द फ्लक्स. तो ई डॉट एस डेफिनेशन है जो हमें बताता है कि इस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है और कैसे निकलनी है, परपेंडिकुलर टू दैट एरिया. तो इसीलिए ई डॉट एस आया यहाँ पर, क्योंकि हमें सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेनी है विच आर परपेंडिकुलर टू द एरिया. तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एंगल थीटा कितना है, तो वो 0 डिग्री है. तो इस सरफेस के लिए जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा E इंटू एस इंटू कॉस 0. कॉस 0 इज 1, तो इट इज E इंटू एस. दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स. और इसके साथ साथ ये पॉजिटिव है. फिजिकली पॉजिटिव फ्लक्स होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट, दे आर कमिंग आउट ऑफ द सरफेस. अगर फ्लक्स पॉजिटिव है तो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर वाले सरफेस से, मैं कह रहा हूं कि मेरे राइट हैंड वाले सरफेस से जो आप देख रहे हैं, ये वाले सरफेस से, राइट हैंड वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही. अगर ये बैकवर्ड एरिया पूछा जाता कि इस एरिया में से कितना फ्लक्स निकल रहा है बच्चे, तो बताएंगे मुझे कितना एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में, कितना बनेगा 180 डिग्री. तो इस सरफेस के लिए 180 बनेगा थीटा. और अगर थीटा 180 डिग्री है तो फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस 180. कॉस 180 इज -1, तो माइनस ई एस. तो यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव हो गया. फिजिकली नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग इनसाइड द सरफेस, कि वो सरफेस के अंदर जा रही है. पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब ये है, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब है कि वो इनसाइड जा रही है, पॉजिटिव का वो बाहर आ रही है. लेट अस सपोज यहाँ पर कोई और एंगल है. एक एग्जांपल और लेके चलते हैं. ये यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और लेट अस सपोज जो एरिया है वो सर्कुलर है और इसका एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा. देखो बच्चे, जो एरिया वेक्टर होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जिस सरफेस की बात कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होता है. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है और उनमें कुछ एंगल है, लेट अस सपोज 60 डिग्री. तो इस केस में अगर आपने फ्लक्स फाइंड करना है तो फाई हो जाएगा E इंटू ए इंटू कॉस 60. अब cos 60 आपको पता है कि इट इज 1/2, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया डिवाइड बाई 2. तो पॉजिटिव रहा है ना आंसर. मींस इस सरफेस में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर आ रही है. तो कितना फ्लक्स है, EA/2. मींस ये जो फ्लक्स है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है. एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा एरिया कितना बड़ा है, तीसरा थीटा. व्हाट इज थीटा, ओरिएंटेशन ऑफ एरिया वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इन तीन चीजों पे ये डिपेंड करता है. जीरो फ्लक्स कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए. लेट अस सपोज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक्स एक्सिस की तरफ है और जो शीट है, जो एरिया आपने कंसिडर किया है वो एरिया इस तरह से है. अभी यहां पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू व्हाट, सरफेस. जो सरफेस हमने कंसिडर किया है उसके पैरेलल है. लेकिन अगर एरिया वेक्टर की बात करें वो ऐसे बनेगा, इसके परपेंडिकुलर. तो सेम चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर. एक ही बात है. सरफेस के पैरेलल होने का मतलब है एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होना. तो अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री. तो फ्लक्स हो जाएगा E इंटू ए इंटू कॉस 90 विच इज 0.
तो इसका मतलब है जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के पैरेलल चली जाती हैं तो उस सरफेस में से जो फ्लक्स निकलता है वो फ्लक्स जीरो होता है। एक और देखते हैं छोटी सी एग्जांपल। लेट अस सपोज मेरे पास ये एक क्यूब है, क्यूबॉइड है। अभी गॉस लॉ पे इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नीट में आते हैं और जेई में भी आएंगे, और ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होना है, तो ध्यान से देखेंगे इसको। ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है और लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है बच्चे, अब कितने सरफेसेस हैं इसके? एक ये सरफेस है, दिस इज वन। एक ये सरफेस है, दिस इज सरफेस नंबर 2। ये दोनों सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं? अब इनके एरिया वेक्टर्स कैसे ड्रॉ होते हैं? इसका एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा बाहर की तरफ A1 वेक्टर, और इसका एरिया वेक्टर इस तरफ बनेगा A2 वेक्टर। समझ गए मेरी बात? अब मतलब इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, तो इसके लिए फ्लक्स हो जाएगा नेगेटिव और इसके लिए फ्लक्स हो जाएगा पॉजिटिव। ये डायरेक्टली अभी आपने लिखना, बार बार ई डॉट ऐसे नहीं स्टार्ट करना, देख के पता चलना चाहिए कि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं वहां पॉजिटिव लिखना है फ्लक्स, और जहां अंदर जा रही है वहां नेगेटिव लिखना है। तो यहाँ फ्लक्स बनेगा E इंटू ए सरफेस नंबर 2 का, और सरफेस नंबर 1 का फ्लक्स बनेगा माइनस E इंटू ए। समझ गए मेरी बात? क्लियर है इतना? सब बच्चे अनम्यूट करो, मुझे बताओ सबको क्लियर है? जिस सरफेस के अंदर जा रही है उसके लिए माइनस ये लिखना है, जिस सरफेस से बाहर आ रही है उसके लिए प्लस ये लिखना है। अब उसके बाद हम इस सरफेस की बात करते हैं, ग्रीन से बनाते हैं इसको, ये वाला सरफेस। देखो बच्चे, इस सरफेस के पैरेलल नहीं जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका एरिया वेक्टर अगर ड्रॉ करना पड़ेगा तो परपेंडिकुलर टू सरफेस ये बनेगा A3, तो कितना एंगल 90 डिग्री आ गया, तो इसके साथ फ्लक्स जीरो क्योंकि उसके पैरेलल थी। ये नीचे वाले के साथ भी फ्लक्स जीरो। एक ये फ्रंट वाला सरफेस है जिसको मैं पिंक से शेड कर रहा हूं, देखिए फ्रंट वाला सरफेस ये नजर आ गया आपको? अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? जेड एक्सिस की तरफ, तो इस तरह से वेक्टर बना लेंगे, एक बड़ा वेक्टर बनाते हैं। ये इसका एरिया वेक्टर से आउटवर्ड द स्क्रीन, तो अगर एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है स्क्रीन से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्क्रीन के अंदर है एक्स एक्सिस की तरफ, अभी कितना एंगल बनेगा? 90। सबको पता लग रहा है 90? यस सर। सेमीहुल वहां है? सेमीहुल कहाँ है? यस सर। तो बोलना नहीं यार। ये देखो बैकवर्ड सरफेस के लिए बताओ 90 बनेगा? ये पीछे वाला नजर आ रहा है सबको? यस सर। ये मैं बना रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, इसको मैं कर्ल करके बना रहा हूँ, आ रहा है नजर? यस सर। ठीक है, तो इसके लिए देखो ये पीछे की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ये भी 90 बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो सबका फ्लक्स जीरो। सिर्फ दो सरफेसेस का फ्लक्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। देखिए ये सिलेंडर बनाते हैं यहाँ पे, इस सिलेंडर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इस सिलेंडर के 3 सरफेस हैं। एक ये वाला सरफेस, इसके लिए फ्लक्स क्या आएगा? नेगेटिव माइनस ए इंटू ए। एक ये वाला सरफेस, इसके लिए फ्लक्स क्या आएगा? पॉजिटिव। और एक ये कर्व्ड सरफेस है ना, तो कर्व्ड का एरिया वेक्टर तो ऐसे बनेगा, इसके लिए फ्लक्स क्या आएगा? जीरो, क्योंकि उस सरफेस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब टोटल फ्लक्स देखते हैं दोनों केसेस में कितना है। इसमें टोटल फ्लक्स कैसे लिखते हैं? देखो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल फ्लक्स होगा जितने भी फ्लक्स हैं उन सबको ऐड कर दो, सिंपली ऐड करना है आपने, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो माइनस ये φ1 है और प्लस ये φ2 है, दोनों को ऐड करेंगे फ्लक्स कितना आएगा? जीरो। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे फ्लक्स कितना आएगा? जीरो। तो टोटल फ्लक्स तो जीरो आ रहा है। इसका क्या मतलब है? टोटल फ्लक्स जीरो आने का मतलब क्या है? टोटल फ्लक्स जीरो आने का फिजिकल मीनिंग है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के अंदर जा रही थी, इस क्लोज्ड वॉल्यूम में जा रही थी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्लोज्ड वॉल्यूम से बाहर भी आ रही हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मींस इसके अंदर, यहाँ पर इसके अंदर देयर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर कहीं से पैदा नहीं हो रही, बस उसमें से पास कर रही है, एक सरफेस से अंदर जा रही है, दूसरे से बाहर आ रही है। टोटल फ्लक्स इज जीरो, टोटल फ्लक्स। लेकिन अगर आपको पूछा जाए इनवर्ड फ्लक्स कितना है, तो वो माइनस ये है। आउटवर्ड फ्लक्स पूछा जाए तो वो प्लस ये है। टोटल फ्लक्स कितना है? वो जीरो है। ध्यान रखना इस चीज का। जब भी किसी सब्सटेंस को, किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो उसका मतलब होता है कि जो टोटल फ्लक्स है वो हमेशा जीरो है,
अगर एक स्फेरिकल सरफेस भी है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें अंदर जा रही हैं उतनी ही बाहर आ रही हैं, तो इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड विल बी नेगेटिव, आउटवर्ड विल बी पॉजिटिव, टोटल विल बी 0। लेकिन इस स्फीयर के केस में एरिया कौन सा लेना है, दिस इज द क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा, देखो इसमें तो एरियाज क्लियर थे, ये वाला एरिया, ये एरिया और एक ये कर्व, इसमें भी 6 एरियाज हैं, लेकिन स्फीयर का तो सरफेस एरिया होता है, तो सरफेस एरिया नहीं हम ले पाएंगे, क्योंकि एरिया वेक्टर हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। ऐसे देखो यहाँ कुछ और एंगल बनेगा, एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होता है ना, तो हर पॉइंट पे डिफरेंट एंगल्स बनेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अभी यहाँ कौन सा एरिया लिया जाता है, तो इस केस में बच्चे हम एरिया लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको ऐसे काटते हैं, इसको काट के जब आप इमेजिन करोगे तो आप यहाँ पर एक सर्कल देख पाएंगे। उस सर्कल को मैं ब्लू से शेड कर रहा हूँ, ये ब्लू कलर में आप सर्कल देख लीजिए। यहाँ पे ये जो सर्कल है, उस सर्कल का जो एरिया होता है, उस एरिया को यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए लिया जाता है। इनवर्ड फ्लक्स क्या बनेगा इस केस में, नेगेटिव होगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस एरिया, एरिया ऑफ ए सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। अगर स्फीयर की रेडियस आर है तो सर्कल की रेडियस भी आर होगी, तो दिस इज इनवर्ड फ्लक्स। आउटवर्ड फ्लक्स अगर आपसे पूछा जाए तो प्लस ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये भी वही चीज है, क्योंकि इसके लिए हम ये एरिया लेंगे आउटवर्ड के लिए और इनवर्ड के लिए ये एरिया लेंगे। टोटल फ्लक्स पूछा जाए तो इन दोनों को ऐड करके फिर से हमारे पास आंसर जो है वो 0 आएगा। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है। नाउ लेट अस इमेजिन कि भाई ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस तरह से, ध्यान से देखेंगे। अब ये जहां पर इंटरसेक्ट कर गई गलती से, वो नहीं कर रही। ओके, अब आप देखिए इस सरफेस के अंदर कितनी फील्ड लाइन जा रही है, सिर्फ एक जा रही है, बाकी दो बाहर से जा रही है। लेकिन यहाँ से बाहर कितनी आ रही है, ज्यादा आ रही है ना, तो मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से बड़ी है। तो नाउ E2 इज ग्रेटर देन E1, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह की फील्ड को मैथमेटिकली कैसे दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था सम x स्क्वायर इंटू 5, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दी जा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी सम अल्फा इंटू एक्स की पावर 3 और सम अल्फा टाइम्स x। मतलब जैसे जैसे हम इस पॉइंट से इस तरफ जा रहे हैं x एक्सिस की तरफ, x के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग सम डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि इनवर्ड फ्लक्स इस केस में आउटवर्ड फ्लक्स के बराबर नहीं होगा, आउटवर्ड फ्लक्स इनवर्ड फ्लक्स से बड़ा होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास E2 इंटू आ रहा है, E2 डॉट ए आएगा, और यहाँ पर हमारे पास E1 डॉट ए आएगा। ध्यान देने वाली बात है। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें ये कंक्लूड करना है यहाँ पर कि यहाँ पर इस सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज क्यू प्रेजेंट है। चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, चार्ज होता है ना। तो अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, बाहर कम थी अंदर से बढ़नी स्टार्ट होगी, तो मतलब उसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड है क्यू। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अभी हम करेंगे प्रॉब्लम्स आने वाले लेक्चर्स में, वो चार्ज इनक्लोज पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाती है आपको इस तरह की और चार्ज इनक्लोज पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अभी के लिए बस ये समझना है कि फ्लक्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रही है तो देयर विल बी सम सोर्स ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब है देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस वॉल्यूम। जैसे कि ये क्यूब वाले एग्जांपल में कोई चार्ज नहीं था अंदर, और सिलेंडर वाले एग्जांपल में भी अंदर कोई चार्ज नहीं है। चलिए यहां तक बता दीजिए, कोई डाउट है तो। सर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज पड़ा हो तो? हाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज रखा होगा तो हमारे पास दोनों सरफेसेस पे अलग अलग फ्लक्स आएगा। ये देखो, ये एक सिलेंडर है, इसको हमने एक बाहर से फील्ड लगा दी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चे, आगे बात समझ। ये बाहर से लगा दी, यही है ना आपकी क्वेश्चन, और एक अंदर रख दिया चार्ज क्यू, है ना। यस सर। हाँ, अब देखो, अब जब आप ये चार्ज यहाँ पे रखोगे, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो ऐसे बनेगी, पॉजिटिव है अगर तो जो
इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ जाएंगे, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी, है ना। और जहां पर ऑपोजिट है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बाहर से लगी हुई है, वो इंटरेक्शन होगी, पैटर्न ऐसा नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। जैसे ही आप ये क्यू चार्ज रखोगे, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न मॉडिफाई हो जाएगा, बाहर वाला भी मॉडिफाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कंक्लूड किया जा सकता है कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इस तरफ बन रही है और एक अंदर जा रही है, तो दो ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड्स है ना वहां पर, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। तो यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर से वही चीज है, एक साइड वीक होगी एक साइड स्ट्रॉन्ग होगी, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है और फ्लक्स फिर हमारे पास टोटल जो है वो जीरो नहीं आएगा। ठीक है, Yes, yes. हाँ, और कोई डाउट? चलिए अब आपको एक और फ्लक्स का फॉर्मूला बताते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला देख लीजिए, E डॉट डी एस, इसको बोलते हैं सरफेस इंटेग्रल। ये ds क्या है? स्मॉल सरफेस एरिया। लिखिए, लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस केस में भी आपके पास ये एक एरिया था, आपने इस एरिया में से फ्लक्स निकालना है। अब जैसे कि आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, डायरेक्शंस भी डिफरेंट है। तो ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म के केस में ये डेफिनेशन हम डिफाइन कैसे करते हैं, एक स्मॉल एरिया लेते हैं ds और इतना छोटा लेते हैं कि उस छोटे एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही रहेगी। इतना छोटा एरिया कंसीडर करते हैं, स्मॉल एलिमेंट एरिया, और लेट अस सपोज ये ds वेक्टर की डायरेक्शन है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करके ये निकली। तो E डॉट ds जब करेंगे, ये थीटा एंगल है हमारे पास, तो दिस इज द स्मॉल फ्लक्स। पहले हम d फाई निकाल लेते हैं उस छोटे एरिया में से E डॉट ds, और फिर टोटल फ्लक्स जब हमने लिखना होता है तो हम इस E डॉट ds को, जो भी इसका एक्सप्रेशन बनेगा, यहाँ पहले हम वो भी देखेंगे थीटा कितना है, 0 है, 90 है, वो पुट करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें गिवन होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम पुट करते हैं। एक्सप्रेशन नहीं पुट है तो पुट करना, तो एरिया भी पुट करना पड़ता है, ये सब कुछ पुट करते हैं। तो ये सारा कुछ करके हम d फाई निकाल लेते हैं और फिर टोटल फ्लक्स जो आता है बच्चे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds. So this is also the definition of flux, but this is in case of non-uniform electric field. गॉस लॉ में हम इस तरह से फ्लक्स लिखेंगे जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। चलिए एक और चीज कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए कि एग्जाम्पल है मेरे पास, ये आपके नोट्स में है, मैं अभी आपको नोट्स भेजने वाला हूँ। यहाँ पर हेमिस्फीयर है, ये नोट्स में है। तो इस हेमिस्फीयर का एरिया वेक्टर ऐसे नीचे की तरफ n कैप बना रखा है यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से परपेंडिकुलर है, ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, पूछा गया है कि हेमिस्फीयर का कर्व्ड हिस्सा है, वहां से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर तो आप बोलेंगे सर अलग अलग एंगल बन रहा है हर जगह, है ना, तो डाउट आ जाएगा आपको। लेकिन डाउट नहीं लेके आना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि इस केस में जो हम एरिया लेते हैं स्फीयर के केस में, वो कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर वाला। तो परपेंडिकुलर वाला एरिया ये नीचे वाला फ्लैट सरफेस है। अगर इस हेमिस्फीयर की रेडियस r है, तो हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस में से ऊपर वाले में से भी जो फ्लक्स बाहर आ रहा है, वो फ्लक्स हमारे पास होगा फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर सेम प्रॉब्लम हेमिस्फीयर वाली प्रॉब्लम ही है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाई हुई है, रेडियली आउटवर्ड्स। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? डिफरेंस पता लगा दो? हाँ, अगर ऐसे रेडियली आउटवर्ड है तब क्या होगा, वो कैसे बनेंगी रेडियली आउटवर्ड? यहाँ पर कोई चार्ज क्यू पड़ा होगा, उसके कारण रेडियली आउटवर्ड बन रही है। अगर अभी आपसे पूछा कि भाई इस कर्व्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तब भी फॉर्मूला तो वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। बट अभी एरिया कौन सा लेना है, क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर तो है ही है ना इसके, तो अभी एरिया लेना है सरफेस एरिया। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, हाफ सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर एरिया आएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है हमने कौन सा एरिया लेना है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट्स। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू एरिया, फोर्स इज ml t-2, चार्ज इज at, एरिया इज l स्क्वायर। इसको सॉल्व करके डायमेंशंस निकल आएंगे। यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इसके यूनिट्स होते हैं बच्चे फ्लक्स के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के।
ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ से डिफाइन करें तो वो 5/A आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और डेफिनेशन बन गई यहाँ पर, वो बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, अनदर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बस यहीं पर फिनिश करते हैं, मैं नोट्स भेजता हूँ, वहां से स्टडी कर लो, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। और कोई डाउट है तो बताओ बच्चे। देख ये ना इस तरह से सब बच्चे देख लो भाई, हो सकता है तुम्हें आता हो लेकिन फिर भी चलो देख लो। ये तुम्हें पता लगा ये कितनी बढ़िया प्रॉब्लम है ये प्लेट्स वाली, कि नहीं? ये ना सारा काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स लगती है ग्रेविटी के कारण, है ना। यहाँ पर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है QE/m। इस केस में डाउनवर्ड रहेगा, अगर ऊपर पॉजिटिव रहेगी प्लेट, नीचे नेगेटिव रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव रहती है ना, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन है यहाँ पे। बाकी सारी प्रॉब्लम सेम ही होती है। ये प्रोटॉन है, ऐसे चल रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपवर्ड है, ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है बच्चों, तो इस पे फोर्स लगेगी इस तरफ, F इज इक्वल टू QE। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर फोर्स लगेगी, और जो एक्सेलरेशन होगा वो भी ऊपर की तरफ होगा, विच इज QE/m। तो एक्सेलरेशन हमारे पास y की तरफ है, विच इज QE/m। और प्रोटॉन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो uy0 है, लेकिन जो ux है वो गिवन है, वो कुछ u मान लेते हैं हम, जिसकी वैल्यू इसने दी हुई है हॉरिजॉन्टल वाली, और यहाँ पर ax 0 है। अभी हमें निकालना है द टाइम इट कवर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर्स। तो हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन लिखेंगे, विच इज x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। तो ux तो u है वो हमें दिया गया है, टाइम t आपने निकालना है, और x हमें 5 दिया गया है। बहुत आसान है ये तो टाइम आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय u। इतना टाइम लगेगा 5 सेंटीमीटर कवर करने के लिए, फोर्स का कोई रोल नहीं होगा। ये प्रोटॉन ना ऐसे जाएगा बच्चे इस डायरेक्शन में, और ये वाला 5 सेंटीमीटर जो कवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है वो u ही है, तो वो तो कांस्टेंट स्पीड से इस तरफ जा रहा है, तो ये आंसर आएगा। ठीक है भाई। ओके, सेकंड पार्ट देखो, इट्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड 5 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टली। हाँ, अब ये y भी पूछ लिया इसने कि भाई जब 5 सेंटीमीटर ऐसे चल गया तब ये वर्टिकली कितना आगे गया, तो y वाली इक्वेशन लिख लो बच्चों। ये प्रोजेक्टाइल पढ़ लो भाई, इसके लिए याद है किसी को प्रोजेक्टाइल तुम लोगों में से? थोड़ा Yes, सा, sir. थोड़ा Yes, सा। sir. ये कोई uy0 हो गया खत्म। ay हाँ कितना है वो हो बच्चों? गया QE/m। ठीक है, QE/m और टाइम ये by u निकालना है, square। टाइम यहाँ आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, वो यहाँ पुट कर दो हाँ t स्क्वायर, और आपके पास y आ जाएगा। ठीक है सुगन। Yes, sir. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी भी निकालने हैं जब 5 सेंटीमीटर कवर कर जाए। तो 5 सेंटीमीटर कवर करने के बाद वेलोसिटी इस तरफ होगी। देखो भाई बच्चे, देखो सब कलर चेंज करते हैं, बोरिंग हो गया काला काला सब। देखो वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ट्रेजेक्टरी का। एक आ गई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो vx है, एक आ गई वर्टिकल वेलोसिटी वो vy है। अब vx तो u के बराबर रहेगी, तुम्हें पता ही है, चाहे इक्वेशंस लिख लो, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। वैल्यूज पुट कर दो इसमें, तो ax तो 0 है, तो vx इज इक्वल टू u, एंड vy इज इक्वल टू, इसमें uy 0 है, इट इज QE/m। और टाइम आपने निकाल लिया है, वही टाइम यहाँ पुट कर दो, तो आपके पास दोनों कंपोनेंट्स आ गए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछ ले तो यहाँ पर थीटा एंगल मान लो, डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर पूछ ले तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू vy/vx। ठीक है, हो गया क्लियर? थीटा से डायरेक्शन ऑफ मोशन पता चल जाएगी। और पूछ लो कुछ, अच्छे से पढ़ लो, अभी डेली आ रहा है लेक्चर, अब थोड़ा स्पीड अप करना है मुझे। Okay, sir. एक ये वाला क्वेश्चन सुनना। बोलो। 4 charges are arranged at corners of square ABCD as shown। फिर उसके बाद चार्ज केप्ट एट सेंटर रो। सेंटर रो पे सर चार्ज कौन सा करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? इनका इक्विलिब्रियम लेके आना है, और इक्विलिब्रियम नहीं, फिर चाहिए उसके सबका। पूछा नहीं, द फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट सेंटर रो। अच्छा, यहाँ पर एक चार्ज रखा है, उस पे फोर्स निकालनी है, वो कुछ भी रख लो यार, टेस्ट चार्ज रखते हैं, क्यों नॉट। वैसे 0 लगेगी, डायरेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव पे फर्क नहीं पड़ेगा। तेरे को इतना नहीं पता चला सिमेट्री नहीं हो रही? सर वो कॉर्नर्स पे एक पे
प्लस क्यू है और उसके ऑपोजिट माइनस 2q है। अच्छा। ओ सॉरी, प्लस 2q तो माइनस 2q। यहाँ प्लस 2q है, साथ वाले पे। यहाँ माइनस 2q, हाँ चलो, यहाँ पे कितना q यहाँ पे 2q माइनस 2q है और साथ वालों पे q है। ये ठीक है अभी डायग्राम? हाँ पुट्ठा है बस इसका। चल कोई नहीं, ये हो गया। हम्म तो अब डिपेंड करेगा कौन सा रखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। नहीं अभी नहीं करेगा, सिमेट्री है भाई। माइनस तो नहीं है ना नहीं, इनमें नीचे से? माइनस है, नीचे ये माइनस 2q है। अच्छा ये माइनस है, ये दोनों प्लस हैं, नीचे वाला आएगा ना, ये दोनों ये प्लस। सही है। चलो तो इनके फोर्स 0 हो गई कि दोनों प्लस हैं, ये वाला प्लस इसको रिपेल हम्म, करेगा इस तरफ, ये वाला प्लस इसको इधर रिपेल करेगा, नेट फोर्स 0 होगी। ये वाला 2q इसको इस तरफ रिपेल करेगा अगर पॉजिटिव लेगा तू, और ये माइनस 2q इसको अट्रैक्ट करेगा, वो दोनों फोर्सेज ऐड हो जाएंगी। तो वो कुछ भी एज्यूम कर लो यार, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग बता देना बस। ठीक।